नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। स्ट्रेस स्ट्रेस जहां हमारे मानसिक स्थिति को क्षति पहुंचाता है, वहीं हमें शारीरिक तौर पर भी काफी क्षति पहुंचाता है। स्ट्रेस की बात की जाए तो इसने ना सिर्फ हमारे युवकों को अपनी चपेट में लिया है, बल्कि बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। स्ट्रेस अगर बात की जाए एग्जामिनेशन स्ट्रेस, तो ये बहुत गंभीर समस्या बन गई है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है गायत्री बुरुता महाजन, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रजनीश जी। मैम, बात करें एग्जाम स्ट्रेस, पहले तो हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे स्ट्रेस एंड देन एग्जाम स्ट्रेस पे आएंगे। आप हमें इसके बारे में जानकारी दें। जैसे आपने कहा रजनीश जी कि जो स्ट्रेस है वो हमारे फिजिकल बॉडी को और मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जो स्ट्रेस होता है वो एक तरीके का प्रेशर होता है जो हम पे बना रहता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आजकल लोगों को जॉब स्ट्रेस है, जैसे आपने मेंशन किया एग्जामिनेशन स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है। हम आजकल जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, जिस तरीके से हम उस स्ट्रेस को फाइट करते हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं मिक्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को नहीं समझ में आता किस टाइम पे हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। राइट। एंड जो आपने कहा कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस एक तरीके का प्रेशर है जो बच्चे अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कारणों के वजह से वो चीज़ आती है। जैसे कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने साथ रखना, हाँ, अपनी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करना कि अगर मेरे इतने मार्क्स नहीं आए तो क्या मैं एक अच्छा बेटा हूँ, क्या मैं एक अच्छी बेटी हूँ, क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना कर पाऊंगी, क्या मेरे पेरेंट्स सोसाइटी में बोल पाएंगे कि मेरे बेटे या बेटी के कम मार्क्स आए हैं। तो उस वजह से हम अपने आप को इतना ज़्यादा घेर लेते हैं स्ट्रेस के अंदर, जिसके वजह से हम उसको आज टर्म करते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रेस में, जो आजकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बन गया है स्कूल और कॉलेजेस में। मैम, स्ट्रेस अगर बात की जाए तो पहले भी एग्जाम्स थे, पहले भी हम कंपटीशन में थे, बट आज के टाइम पे इसके जो एक्सट्रीम कारण है वो क्या है? आज के रजनीश जी एक्सट्रीम कारण यही है कि हम एक रैट रेस में चले गए हैं। कौन सबसे पहले आगे पहुंचेगा, कौन सबसे पहले एंड लाइन तक पहुंचेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो प्रेशर है इतना ज़्यादा हमारे अंदर बैठ गया है, इतना ज़्यादा हमारे में पीयर प्रेशर आ गया है। अरे तुम्हारे 50 आए हैं, उसके देखो उसके 70 आए हैं। एक कांस्टेंट कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है हर चीज़ में, जिसके वजह से आजकल जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नया नया साल चढ़ रहा है, हम अपने ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गए हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। मैम, स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचता है। हम अपनी बात करें, हमें तो नुकसान एज ए यंगस्टर हमें पहुंचेगा, लेकिन बच्चों की बात करें, क्योंकि इनिशियल स्टेज से ही ये एग्जामिनेशन फोबिया जो है ये स्टार्ट हो जाता है, तो इनिशियल स्टेज पर क्या शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं, या फिजिकल उनको क्या डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्या मेंटली डिस्टर्बेंस भी हो सकती है? इन दोनों के बारे में मैं विस्तार से जानना चाहूँगी। एब्सोल्युटली रजनीश जी, जो हमारा जो स्ट्रेस है या एंजाइटी है, देखिए जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि जब आपकी हड्डी टूटती है तो आप प्लास्टर लगा लेते हैं, ठीक है, वो सबको दिखता है। लेकिन जब आप अंदर से इतने परेशान होते हैं, जब आप अंदर से इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो किसी को नहीं दिखता। तो आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उस चीज़ को फाइट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे शारीरिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, काफ़ी जो हम आजकल बच्चों में देख रहे हैं कि उनके जो हाथ होते हैं, उनके पाम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वेटी होते हैं, गीले होते हैं। मुझे काफ़ी बार पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारा बच्चे का पेपर छूट जाता है क्योंकि वो जब लिख रहा होता है तो उसका पेन नहीं पकड़ पाता, उसके हाथ इतने ज़्यादा गीले हो जाते हैं। फिर उसके बाद सर दर्द होना, पेट दर्द होना, जिसको हम कभी कभी कार आईबीएस में भी बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा एकदम से पेट लूज हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना। फिर उसके बाद हमारे चेस्ट में दर्द होना, हमें ऐसे लगना कि हमें कोई कुछ पकड़ रहा है। कभी कभी कार हमारी बॉडी में दर्द होना, बैकएक होना। ये सारे हमारे एक तरीके के स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जो जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ गलत जा रहा है। कुछ लोगों
क्या करते हैं, उनकी एपेटाइट खत्म हो जाती है। कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, चलो चिप्स भी खा लिए, समोसे भी खा लिए, कोका कोला भी पी ली। कुछ लोग होते हैं कि वो खाने से दूर भागते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सिर्फ पढ़ना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके के सिम्टम्स आते हैं जो मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू सारे ऑडियंस समझें कि जो अर्ली साइंस और सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के, एंजाइटी के, उसको आप समझें, उसको एक्नॉलेज करें और उसके बारे में आप लोगों से बात करें। मैम देखिए, जैसे हम कहते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चे की जब घर से स्टार्ट होती है, तो वहां से हम ये मान के चल सकते हैं कि स्ट्रेस शुरू होता है। उसको कम किस तरीके से किया जाए, फिर हम आगे स्कूल की तरफ बढ़ेंगे। पहले घर में ही क्या प्रिकॉशंस या क्या चीजें पेरेंट्स को अडॉप्ट करनी चाहिए? मैं पेरेंट्स से बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने बच्चे को कंपेयर करना बंद करें। कभी कभी कार आप देखेंगे फैमिलीज के अंदर ट्विन्स होते हैं, या फैमिलीज के अंदर एक एक के बाद कजिन्स हो जाते हैं, या पड़ोस में आपस में बच्चे होते हैं। हम पेरेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं कि वो देखो वो जल्दी चल रहा है, मेरा बेटा तो अभी 9-10 महीने का हुआ है, वो तो क्रॉल भी नहीं कर पा रहा है। तो जो एक कांस्टेंट कंपैरिजन पेरेंट्स अपने अपने अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी एंजाइटी बच्चों पे डालते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे अडेप्ट कर लेते हैं और वही आगे चल के अपनी पर्सनालिटी को शेप अप करते हैं। जैसे आपने कहा कि इनफॉर्मल एजुकेशन में जैसे कि मदर सिखा रही है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, बच्चा नहीं ग्रास्प कर पा रहा है, क्योंकि जो क्या होता है ना कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो हमें चीज़ें आसान लगती हैं हम वो बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो बच्चे को अब समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो समझ में आ रहा है कि ये तो इतना आसान है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो हम एक कहीं ना कहीं अपनी पेशेंस खो बैठते हैं, जिसके वजह से हम इरिटेट हो जाते हैं, हम गुस्सा निकालते हैं बच्चे पे, या फिर हम थक जाते हैं और बोलते हैं बच्चे को कि रहने दो, अगर नहीं समझ में आता कोई नहीं, ये लो फोन लो, ये लो यूट्यूब लो और देखो, पढ़ो, इसी से करो। तो कहीं ना कहीं मैं अपने पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि थोड़ा पेशेंस रखो, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करो, और कहीं ना कहीं अपने पे एक कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि जो आप अपने बच्चे को समझा रहे हो, जो सिखा रहे हो, वो इवेंचुअली वो बच्चा सीखेगा, बट आपको उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। मैम, अब बच्चा स्कूल पहुंच गया है, हम ये बात करते हैं कि वहाँ पे वो पीयर ग्रुप में आ गया है, क्या वहाँ पे भी उसको स्ट्रेस होता है? और टीचर्स को किस तरीके से उस स्ट्रेस को हमें हैंडल करना है? बिल्कुल, जब आप पेयर ग्रुप में आते हैं, बच्चे देखते हैं कि वो उसके पास एक नया पेंसिल बॉक्स आ गया है, उसके पास एक नया बैग आ गया है, अरे उसके पापा अब्रॉड जाते हैं तो उसके लिए एक्सपेंसिव बैग्स लेकर आते हैं, मेरे पास नहीं है। हमें कहीं ना कहीं बच्चों में एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, जहाँ पे बच्चे डिमांडिंग हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाके बोलते हैं, अरे मम्मा मेरे लिए ये लेकर आओ, मम्मा मेरे लिए वो लेकर आओ। और आजकल आप तो जानते ही हैं कि यूट्यूब पे और टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स सब बच्चों को, अब बच्चे काफ़ी अवेयर हैं, तो वहाँ पे भी देखना, एक एक्सपोजर लेना वो गलत बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब बच्चे अपने आप को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस पैदा होता है, क्योंकि बच्चा हमेशा देखता है कि शायद से मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, इसके पास ज़्यादा है, वो एक कंपैरिजन पैदा होता है। और जैसे आपने कहा कि टीचर इस चीज़ को कैसे नॉर्मलाइज कर सकती है, वो है कि टीचर को एक एक ओपन एनवायरनमेंट देना चाहिए एक बच्चे को। आई अंडरस्टैंड कि एक टीचर के पास 20-20, 30-30 बच्चों की क्लास होती है, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर को कुछ देखना चाहिए कि अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स बच्चे के क्या है। क्या बच्चा बहुत इरिटेबल हो रहा है, क्या बच्चा बहुत एग्रेसिव हो रहा है, क्या बच्चा अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा है, उसके साथ वन ऑन वन करना, उसको आराम से समझाना, ना कि उसको डांटना। या अब तो चलो बहुत अच्छे लॉज आ गए हैं कि मार पिटाई नहीं होती है, एब्सोल्युटली। सो बट स्टिल कहीं ना कहीं गुस्सा निकालना, फ्रस्ट्रेशन निकालना, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर भी बहुत ओवरबर्डनड होती है कि उसको ये क्लास भी करनी है, ये क्लास भी करनी है। तो इस चीज़ के लिए टीचर क्या, मैं स्कूल और कॉलेजेस से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक मेंटल हेल्थ विंग अपने इंस्टीट्यूशन में लाएं, ताकि जो टीचर है उनको भी एक एजुकेशन मिले कि बच्चों को इन मामलों में कैसे हैंडल करना है, और साथ में बच्चे और पेरेंट्स को भी एक कॉन्फिडेंस आए कि चलो हमारे पास एक काउंसलर है और हम जाके उनसे बात कर सकते हैं। मैम, अभी आपने बात की कि हमारे पास एक काउंसलर है तो हम बात कर सकते हैं। तो क्या पेरेंट्स और टीचर का ये जॉइंट एफर्ट हो सकता है?
आप किस तरीके से हमारे दर्शकों को बताएंगे कि अगर पेरेंट टीचर मिलके इस प्रॉब्लम से किस तरीके से लड़ सकते हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा टीचर टीचर के साथ होता है कुछ घंटे के लिए, 4, 5, 6, 7 घंटे के लिए होता है, और उसके साथ आसपास और बच्चे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो घर पे स्पेंड करता है। तो जो टीचर वहाँ पे स्कूल में सिखा रही है, या जो टीचर आपस में हम बात कर रहे हैं, टीचर के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स टीचर समझ पा रही हैं, उसको ही पेरेंट को समझाना और पेरेंट ने उस पर काम करना। आजकल मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, टीचर मेरे को रेफरेंस भेजती है कि मैम ये एक बच्चा है, इसको कोई तकलीफ हो रही है, आप इसको सेशन दे सकते हैं। पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, पेरेंट्स सबसे पहले डिनायल में चले जाते हैं, नहीं हमारे बच्चे को तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा बच्चा तो एकदम ठीक है, हमारे बच्चे को कैसे ADHD हो सकता है, हमारे बच्चे को कैसे OCD हो सकता है, हमारे बच्चे को कैसे एंग्जाइटी हो सकती है। तो उनको समझाना और वो गैप को ब्रिज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो तभी हो सकता है जब हमारी टीचर्स और पेरेंट्स दोनों इक्वली एजुकेटेड हो मेंटल हेल्थ को लेके। मैम, जब बच्चा एक स्कूल में जाता है, सपोज कीजिए कि उसको ये प्रॉब्लम हो गई है, वो सफर कर रहा है, तो टीचर के कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिससे वो उसको ओवरकम करवा सके? उसके साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है टीचर का, और टीचर को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, चाहे टीचर हो, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, हमें सबसे पहले उस बच्चे को या उस इंसान को सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई तकलीफ लेकर आता है, हम सबसे पहले उसको सल्यूशन देते हैं, हमें वो नहीं करना, हमें सबसे पहले शांति से पेशेंटली होके उस बच्चे को सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। और अगर टीचर को लगे कि ये मेरे बियॉन्ड कैपेसिटी है, ये मैं शायद से इस चीज़ को नहीं हैंडल कर सकती, तो आप एक्सटर्नल हेल्प का यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकियाट्रिस्ट हो गए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो गए। उनसे अगर आप एक मीटिंग रखें, उनको आप समझें कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, क्लासरूम बिहेवियर क्या होना चाहिए, उससे काफ़ी हेल्प हो सकती है। बट मैम, जहाँ तक बात की आपने कि टीचर को, लेकिन इससे पहले टीचर की खुद की जो क्वालिफिकेशन है वो किस तरीके की होनी चाहिए ताकि वो बच्चे को डील करे, क्योंकि जर्नल टीचर या हम कहें कि एज अ लेमैन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, आपके लिए पॉसिबल है, हम उस चीज को नहीं। तो क्या हम ऐसा कोर्स, कोई ऐसा गवर्नमेंट को, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना चाहिए जिससे हर टीचर को ये पता हो कि आपको किस तरीके से बच्चे का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? एब्सोल्युटली रजनीश जी, मैं इस चीज़ पे हमेशा टिकी रही हूँ, और मैं हमेशा जितने भी स्कूल्स मेरे पास आते हैं कि मैम आप आइए सेमिनार्स करिए, मैं उनको हमेशा एक एडवाइस दे के ज़रूर जाती हूँ कि प्लीज़ अपने स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट जो वेल क्वालिफाइड हो, नॉट अ साइकोलॉजी टीचर, नॉट अ लाइफ कोच, अ प्रॉपर क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट रखें, और उससे आप टीचर्स के सेमिनार्स करवाएं, वर्कशॉप्स कराएं, लर्निंग कराएं, क्योंकि आप देखिए लर्निंग अनलर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, हम हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ें समझते हैं। तो टीचर को एक एजुकेट करना, उनको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी तरीके से टीचर हैंडल कर पाएगी ऐसे केसेस। जो बात आपने क्वालिफिकेशन की करी, आई थिंक बीएड रहता है उनकी, फिर आगे वो मास्टर्स करते हैं, या फिर आगे वो अपनी पीएचडी करते हैं। इसके साथ साथ एक कुछ जैसे कोर्सेज होते हैं, आप कह सकते हैं लाइफस्टाइल काउंसलिंग हो गई, चाइल्ड काउंसलिंग हो गई, ये विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट सेमिनार्स और वर्कशॉप्स रखवाना स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए, आई थिंक सो गवर्नमेंट शुड मेक दिस मैंडेटरी। मैम, जैसे कि हमने एक बार मूवी देखी थी, 3 इडियट की बात करें तो वहां पे बोला गया था कि ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेस जो है बच्चों पे बहुत ज्यादा होता है। आप इस बारे में क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसा होना चाहिए कि बच्चे को एग्जाम का डर ना रहे? देखिए एग्ज़ाम का डर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ मोर टुवर्ड्स, जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, और कहीं न कहीं आजकल ना रजनीश जी आप मानेंगे नहीं कि बच्चे एग्ज़ाम रिजल्ट्स को अपनी सेल्फ वर्थ पे ले लेते हैं कि इस लड़की के इतने मार्क्स आए हैं, ये मेरी बहन है, मेरे इतने कम आए हैं, शायद से मेरे में कोई प्रॉब्लम है। या मदर कहती है अरे बचपन में मैं तो बहुत पढ़ती थी, ये पता नहीं किस पे चले गए हैं, राइट? जो बात आपने ग्रेडिंग सिस्टम की बोली, अगर मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दूँ तो शायद से मैं भी यही कहूँगी कि ग्रेडिंग सिस्टम हमारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो हमारा एक
फॉर्मेट चलता आ रहा है उसके अंदर हमने कैसे मैनेज करना है वो यही है कि सबसे पहले हम अपने एफर्ट्स को काउंट करें, ना कि ग्रेड्स को काउंट करें। जब हम अपने एफर्ट्स को नहीं काउंट करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमने यार एफर्ट नहीं किया है फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, वो अलग बात है। लेकिन जब आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप उसको प्रायोरिटाइज करिए कि तुमने हार्ड वर्क तो किया ना, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आजकल की बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे, पढ़ रहे हैं सुबह से लेकर रात तक 12-12 13-13 घंटे पढ़ रहे हैं। क्रैमिंग है। बिल्कुल, आप एकदम मग अप कर रहे हैं, आप उस पे आप अपने, जिसे कहते हैं ना रट्टाफिकेशन कहते हैं हम इनको, राइट? वो मैं उसके इतने अगेंस्ट हूँ, क्योंकि एक बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। ना आपको पता है आप न्यूट्रिशन फूड क्या खा रहे हो, ना आपको पता है कि आपका रूटीन क्या है। बच्चे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मग अप कर रहे हैं, फिर क्या होता है, एग्जामिनेशन पेपर आता है, बच्चा कहता है मैम मैंने एग्जामिनेशन पेपर पढ़ा, मुझे तो सब आता था, लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चंस पढ़े मैं ब्लैंक हो गया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मेरे पास अभी हाल ही में एक क्लाइंट आई, उसने मेरे को कहा मैम मैंने एग्जामिनेशन अपना सारा अच्छी तरीके से दिया, मैं पास भी हो गई, सब कुछ हो गया, मुझे अब उसके सपने आने लग गए हैं, मुझे ड्रीम आने लग गया कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने कहा क्या तुमने अपने आप को थोड़े टाइम के लिए डिसोसिएट किया था पढ़ाई से? क्या तुमने डिस्कनेक्ट किया अपने आप को पढ़ाई से? तुम 12 घंटे 2 महीने तक लगातार पढ़ती रही। क्या तुमने कोशिश करी कि तुम उठ के अपनी दादी दादा, मम्मी पापा, भाई बहन के साथ बैठो, कोई मूवी देख लो, कुछ अच्छा खाना खा लो, कहीं बाहर शहर पे चले जाओ? कुछ नहीं। तो ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी एक हैबिट में आ जाती है, और फिर वो बॉडी वही चीज को करने लग जाती है कि हाँ सुबह से लेके अभी तक यही रूटीन रहेगा मेरा। मैम, अभी आपने बात की रूटीन की, इसके बाद डाइट की बात हमने की। दो चीजें मेरे जहन में इस वक्त हैं कि डाइट प्लान, क्या स्ट्रेस को डाइट प्लान जो हमारा लाइफस्टाइल है या डाइट प्लान जो है ये वो चेंज कर सकता है, इसको रोकने में कुछ हद तक कारगर हो सकता है? और दूसरा ये बात है कि टाइम टेबल जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कंटिन्यूटी में जो है, इन दोनों चीजों के बारे में डिटेल में थोड़ी रोशनी दीजिए हमें कि किस तरीके का टाइम टेबल और लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। जैसे आपने मेंशन किया रजनीश जी अबाउट द डाइट प्लान, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी कार लोग स्ट्रेस में या तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं, राइट? अब स्ट्रेस में क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, क्योंकि हम इतने अवेयर नहीं होते। जैसे कुछ लोग हैं मेरे को कहते हैं कि मैम मेरे को ना हमेशा मन करता है कुछ क्रंची खाते रहूं, मैं ना बहुत सारे चिप्स खाती रहती हूँ, मैं कोका कोला पीती रहती हूँ, ठीक है, मैं मैम च्युइंगम खाते रहता हूँ। आजकल एक वो जरूर है, बिल्कुल है, इसकी हमारी एक स्टडी कहती है कि आप डार्क चॉकलेट खाए तो स्ट्रेस कम हो जाता है, बट उसके अंदर भी हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। डार्क चॉकलेट्स के कार्टन्स आ रहे हैं, हम खाई जा रहे हैं, इससे हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। दिस इज ऑल अ डिस्ट्रैक्शन। अ प्रॉपर डाइट फॉर मेंटेनिंग योर स्ट्रेस लेवल्स, एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप फ्रूट भी खा रहे हैं, आप अपने ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, आप प्रॉपर दाल सब्जी रोटी भी खा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर मेंशन करना है कि जो हम फास्ट फूड खाते हैं स्ट्रेस के टाइम पे, वो थोड़ा कम कर दें, क्योंकि उससे क्या होता है कि मैदा जो होता है स्पेसिफिकली, वो हमें थोड़ा लेजी कर देता है, राइट? जो शुगर इनटेक होती है वो हमें और लेजी कर देती है, और कहीं ना कहीं एक एडिक्शन भी पैदा होती है कि हमें चॉकलेट खानी है, हमें फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। इसको हम एक एज अ रिवॉर्ड सिस्टम ले सकते हैं कि अगर मैंने इस चैप्टर को खत्म कर दिया तो अब मैं इसके बाद ये एक मेरा रिवॉर्ड है, ये मैं अपना कंज्यूम करूंगी। तो सेल्फ रिवॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने कहा, मेंशन किया रूटीन के बारे में। एब्सोल्युटली, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को और जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं उनको मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, आप बच्चे के साथ बैठे या फिर बच्चा खुद बैठे, अपना टाइम टेबल निकाले, अपना सिलेबस निकाले, एक पेपर पे या फिर एक वाइट बोर्ड पे अपने टॉपिक्स लिखें, एंड उस टॉपिक को जैसे जैसे वो करता जाए टिक करता जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि अरे 20 टॉपिक्स हैं, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, हमें एकदम से घबराहट होती है, अरे 20 दिन है, 20 टॉपिक्स मैं कैसे करूंगी, राइट? लेकिन हमें क्या करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट करनी है।
जहाँ पे हमें देखना है कि अच्छा ये टॉपिक है, हमें खुद पता होता है कि इस टॉपिक में हमें कितना टाइम लगेगा। अगर हमें वो भी नहीं होता कोई बात नहीं, हम एक टाइम टेबल बनाएंगे कि 9 से 10 बजे तक मैं एक चैप्टर करूँगी, 10 से 10:20 तक मैं 20 मिनट का ब्रेक लूँगी, जहाँ पे मैं उस कमरे से उठ के बाहर जाऊँगी। इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस इन्वायरमेंट से निकल के बाहर जाएं, एक फ्रेश एयर लें, एक वॉक करके आएं और वापस आएं अपने स्टडी टेबल पे, फिर काम करें। जैसे जैसे हम टॉपिक्स करते जाएं, हम टिक करते जाएं, तो उससे हमारा एक रूटीन फॉर्म होता जाएगा। और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब हम वाइट बोर्ड पे देखते हैं कि इतने टिक्स आ गए हमारे, हमें खुद अच्छा महसूस होता है। नहीं तो काफ़ी बार बच्चे कहते हैं मैम मैंने पूरा दिन पढ़ाई करी लेकिन मुझे लगता है मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि हम एक कांस्टेंट स्ट्रेस में हैं कि मुझे खत्म करना है। एब्सोल्युटली, रीइंफोर्समेंट इज द नीड ऑफ द आवर फॉर दिस। मैम, जाते जाते मैं चाहूंगी, क्योंकि एग्जाम्स अब आने ही वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए या कुछ बच्चे जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग बताइए ताकि वो बिना किसी डर के, बिना किसी स्ट्रेस के एग्जाम में बैठ सके। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी दैट जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, राइट, आप उस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ना कि एंड रिजल्ट पे कॉन्सेंट्रेट करिए। सेकेंड, अपने आप को प्लीज कंपेयर मत करिए, राइट। आप जो भी एफर्ट दे रहे हैं, मुझे पता है आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी में दे रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको जैसे कहा कि आप अपने रूटीन क्रिएट कर सकते हैं, आप हर रोज़ अपनी रूटीन क्रिएट करें, आप टाइम टेबल बनाएं। जैसे स्कूल में हमें टाइम टेबल दिया जाता है, वैसे आप अपने घर पे टाइम टेबल बनाएं कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक ये करूँगी। लेकिन कोशिश करें कि उसमें आप सिग्निफिकेंट ब्रेक ज़रूर दें, जैसे 10 मिनट्स की ब्रेक दे दी, 15 मिनट्स की ब्रेक दे दी, लेकिन एक तो टॉपिक्स के बाद अपने आप को ये रिवॉर्ड ज़रूर करें। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस आपको महसूस होता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लंबी लंबी सांस लें, कोशिश करिए जब आप इनहेल करते हैं आपका स्टमक बाहर आए, जब आप एक्सहेल करते हैं आपका स्टमक अंदर जाए। इसके अंदर काफ़ी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन है जिसके अंदर आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे आपको अपने आईज क्लोज करने हैं और विजुअली अपने आप को अपने सेंसेस में लाना है, मेडिटेशन करनी है। इसके अलावा जो मेरी सबसे फेवरेट टिप है वो है बॉक्स ब्रीदिंग की, जहाँ पे आप 4 सेकंड्स के लिए आप इनहेल करते हैं, 4 सेकंड्स के लिए आप होल्ड करते हैं और 4 सेकंड्स के लिए आप एक्सहेल करते हैं और फिर आप रिपीट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हमें एंग्जाइटी है, घबराहट है, वो कम हो जाती है। फिर जो बच्चों की फेवरेट टेक्निक है वो है नकल ब्रीदिंग, हम उससे कहते हैं। जैसे हमारे नकल्स हैं, आपने जो ऊपर वाला नकल है उसमें आपने ब्रीद इन करना है, बीच में आपने ब्रीद आउट करना है, फिर ब्रीद इन, फिर ब्रीद आउट। ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को मैनेज करने के लिए, हमारी एंग्जाइटी को। इसके अलावा अगर आपको लगे कि मुझे ये एंग्जाइटी और बढ़ रही है, ये मेरे को नहीं काम आ रहा है, तो जो मंडाला आर्ट है, कलरिंग बुक्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा 10-15 मिनट्स माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा कोशिश करें जब भी आपको ऐसा महसूस हो, आप एक साइकोलॉजिस्ट से रीच आउट करें। आप जो भी आपके आसपास है, आपके पेरेंट्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, उनको रीच आउट करें, उनको बताइए कि आपको क्या महसूस हो रहा है और एक प्रोफेशनल का हेल्प ज़रूर लें। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा फिर किसी दिन हमारे साथ ही यहाँ बनेंगे आप। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि नंबरों के पीछे मत जाएं, कोशिश कीजिए कंसेप्ट को समझने की, कंसेप्ट क्लियरेंस पे जोर दीजिए। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।